नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है परियोजना पर पॉलिटिक्स। जी हां, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत होने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस परियोजना पर सवाल खड़े किए और कहा है कि इससे पन्ना टाइगर रिजर्व खतरे में पड़ जाएगा। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जयराम रमेश की पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा कि केन बेतवा को लेकर जयराम रमेश ने जो लिखा उसके पीछे के भाव राहुल गांधी के हैं, इसलिए कांग्रेस को यह स्पष्ट करना होगा कि वह बुंदेलखंड का विकास चाहती है या नहीं। ऐसे में अब सवाल यह है कि जिस परियोजना का श्रेय कांग्रेस खुद को भी दे रही थी, उस पर सवाल उठाकर उसके नेता क्या साबित करना चाहते हैं? क्या बुंदेलखंड को मिली इस सौगात ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है? सवाल तो ये भी परियोजना पर शुरू हुई इस पॉलिटिक्स के क्या मायने निकाले जाएं? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। जिस केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास पीएम मोदी ने एक रोज पहले किया, उस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ये पोस्ट दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक की सियासत को गरमा रहा है। दरअसल इस परियोजना को लेकर जयराम रमेश ने सवाल उठाए। उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना को पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए खतरा बताया। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में लिखा, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से उस टाइगर रिजर्व के 10% से ज्यादा मुख्य क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अब जयराम के सवाल उठाते ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस विकास विरोधी है, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर बुंदेलखंड की जनता का अपमान करने के आरोप लगाए। कहा कि जहां विकास का काम हुआ, गरीबों की सेवा का काम हुआ, हमारे संकल्प की पूर्ति के बलबूते पे समाज साथ में आया कि कांग्रेसियों के पेट में दर्द होना शुरू होता है। और उसका प्रमाण है कि जयराम रमेश बोल रहे हैं या बता रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश के पीछे पीछे ये पूरे भाव राहुल गांधी के हैं, कांग्रेस परिवार के हैं। ये शब्द इनके नहीं है, इनकी लाइन ही विकास विरोधी है। और इसीलिए आप बताइए, कोई कांग्रेस का नेता किसी ने प्रशंसा की कि हाँ बुंदेलखंड में पानी आना चाहिए? आज ये प्रश्न कांग्रेस के पक्ष में है कि कांग्रेस बताए कि हाँ वो बुंदेलखंड के विकास के साथ है या विरोध में है। एक तरफ बीजेपी केन बेतवा लिंक परियोजना को बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर बता रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि इसका श्रेय उसे भी मिलना चाहिए, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस की सरकारों ने इसको लेकर काम किया। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस को बुंदेलखंड के विकास को लेकर घेरा और उस पर आरोप लगाए, तो कांग्रेस भी सामने आ गई और अपने अंदाज में उसने इन आरोपों का जवाब दिया। मध्य प्रदेश सरकार जो कि रिजर्व टाइगर का एरिया है, जो 1994 में रिजर्व किया गया था, अब उसका फ़ायदा विश्व पटल पे मध्य प्रदेश को जब मिलने जा रहा है, तो उस एरिया के साथ उस टाइगर रिजर्व को इस योजना की भेंट चढ़ाने जा रही है। और इस योजना से शुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश को लाभ होने जा रहा है और मध्य प्रदेश इसकी सिर्फ मूक दर्शक बनकर पानी का संग्रहण करेगा। प्रदेश में बढ़ती ठंड के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना ने प्रदेश की सियासी माहौल में गर्माहट ला दी है। सवाल ये है कि कांग्रेस ने भी अपने शासन काल में कई बांध बनाए, तो क्या वहां का क्षेत्र जलमग्न नहीं हुआ? जयराम रमेश जिस परियोजना को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो परियोजना बुंदेलखंड के 65 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचाएगी। क्या इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं है? खैर, सत्ता पक्ष के कामों पर सवाल उठाना विपक्ष की फितरत है। शायद ये वजह है कि कांग्रेस नेताओं को इसमें खामियां नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा को तो डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो व्यास जी, सीधे सीधे आरोप लगा रही है कांग्रेस, कह रही है कि आप टाइगर रिजर्व को खत्म करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश को इस योजना से कोई लाभ नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश को खुश करने की कोशिश है। देखिए, कांग्रेस की परिस्थिति क्या है ब्रजेश भैया, कि वो वी से विकास नहीं चाहती, वी से विनाश चाहती, इसीलिए वी से विपक्ष में बैठी हुई है और कई वर्षों से यही परिस्थिति निर्मित हो चुकी है। अब जयराम रमेश जी तो पूर्व में एक बयान के जवाब आज तक नहीं दे पाए, जब उन्होंने कहा था कि आदरणीय अमित शाह जी ने 150 कलेक्टरों को फोन लगाया,
उसके बाद में इलाहाबाद कोर्ट से उनके लिए नोटिस जारी हुआ, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। यहाँ विकास पथ प्रदत्त हो रहा है, यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिया जा रहा है। 2016-17 से सैद्धांतिक मंजूरियां ली गई है और वन क्षेत्र को भी बताया गया है कि लगभग 6089 हेक्टेयर वन भूमि भी उसमें संलग्न होगी और उसके लिए स्थानांतरण क्या किया गया, सरकार ने क्या चुनौतियों को स्वीकार करते हुए पूरा प्रारूप बनाया है। लेकिन मुझे लगता है कि विकास में प्रदत्त लोगों को ही विकास प्रदर्शित होगा। जो लोग विकास नहीं चाहते, विनाश की राजनीति चाहते हैं, उनको विनाश प्रदर्शित होगा। दूसरी बात है कि लगभग 10 जिले इससे लाभान्वित होंगे और बकायदा हम लोग पूरा बता रहे हैं कि लगभग 8.25 लाख हेक्टेयर के सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश का जो लाभ है वो तो मात्र 2.51 है और जो नदी बहती है वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश होते हुए ही जाती है ना, तो लाभ के क्षेत्रों का तो दोनों तरफ से होगा। आप ही की सरकार थी, इसीलिए तो ये योजना स्वीकृत हुई थी। 2021 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में समझौता हुआ, लेकिन आप पूर्व में 2014 तक समझौता नहीं करा पाए क्योंकि आप विकास नहीं चाहते। आप नहीं चाहते थे कि बुंदेलखंड में विकास हो। 2003 के पूर्व में वहां पर डकैतों की बंदूकें गूंजा करती थी, आज वहां पर विकास की जो है गाथाएं गूंज रही है। तो समस्या कांग्रेस को विकास। और आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब का एक स्टेटमेंट में कोट करूंगा, आदरणीय प्रभु जी बैठे, उनको पता होगा 2003 के पूर्व में विधानसभा में एक प्रश्न पूछा गया था कि नर्मदा और शिप्रा लिंकेज को लेके देवास के विधायक द्वारा पूछा गया था और उसके लिए ध्यानाकर्षण में उसके लिए दिग्विजय सिंह साहब ने कहा था कि तो संभव ही नहीं है कि नर्मदा और शिप्रा का लिंकेज हो पाए। तो जो संभव असंभव मानते हैं विकास को, निश्चित रूप से उनकी दृष्टि में विकास असंभव ही होगा। दूसरा जो दोधन बांध की लंबाई है जिसको लेके वे चिंतित हो रहे हैं, उसको पूर्व से 77 मीटर करने का निर्णय लिया गया, 2.13 किलोमीटर करने का निर्णय लिया गया है, 2 टनल बनाने का निर्णय लिया गया है। तो निश्चित रूप से, और उसके बाद में राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के लगभग 6 बैठकें हुई, 6 बैठकों के बाद प्रारूप तय हुआ। उसके पहले सैद्धांतिक मंजूरी के लिए 6 साल तक सरकार प्रयास करती रही। तो निश्चित तौर पर पर्यावरण वन विभाग हो, वन जल वायु परिवर्तन विभाग हो, सभी मंत्रालयों से मंजूरी करने के पश्चात सभी प्रारूपों को और सभी लाभ और उसके अलावा भी अगर जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं उन पर विचार करने के पश्चात ये तय हुआ। ठीक है, चलिए अब जवाब ले लेते हैं केदार जी से। ठीक, केदार जी, सीएम कह रहे हैं कि जयराम रमेश के शब्द नहीं है, ये राहुल गांधी और गांधी परिवार के शब्द हैं। विकास होता है तो आप लोगों के पेट में दर्द होता है, आप बुंदेलखंड का विकास नहीं देखना चाहते हैं। 10 जिले लाभान्वित होंगे, 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी उससे, तो आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को लाभ मिलेगा, टाइगर रिजर्व खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ठीक कह रहे हैं, वो उनकी आदत में है ना, वो खुद तो बोलते नहीं है, उधर से जो पर्ची आती है उसी को ही बोलते हैं। तो जैसे ही खुद के ऊपर है वैसे ही वो दूसरे पे सोच रहे हैं। थोड़ा सा उनको बड़ा सोचना पड़ेगा, मुख्यमंत्री हैं, अब उनको उतना ही दिमाग नहीं लगाना है जितना ऊपर वाले को। दूसरी बात मेरे भाई ने, व्यास जी ने कही कि दिग्विजय सिंह जी ने 2003 में ये कहा संभव नहीं, ये एक दौर होता है। उस समय कोई 5G टेक्नोलॉजी की बात करता तो उस दिन संभव नहीं थी, आज संभव। आज मैं और आप एक घर से बैठे हैं दोनों, उस समय संभव नहीं था 2003 में, आपके स्टूडियो में आना कंपलसरी था। ये समय समय की बात है। अब जो ये यहाँ का नर्मदा का और ये जो पार्वती का जो लिंक हुआ है, इसकी जरा एक्सपेंसेस निकालिए। तो मोटर से पानी डाल दिया आपने दिखाने के लिए, जो जितनी उसकी कैपेसिटी है, जिस लेवल पे वो डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अगर आप चाहें तो अपन लोग एक रोज पैदल यात्रा कर लेंगे, पुण्य थोड़ा सा मिलेगा, कहीं आपके पाप और कहीं मेरे पाप धुल जाएंगे। नहीं, हमने कोई पाप नहीं किए हैं, आप धोने जाइए। हम तो नर्मदा की परिक्रमा कर आए दिग्विजय सिंह जी के साथ में और करते रहते हैं। जी, मैं तो नर्मदा किनारे वाला ही हूँ, पर गलती में हो जाता है, कभी चींटी भी दब जाती है, ऐसा तो हम पूनों को नहा लेते हैं जाकर, आप नहीं जाते हो। मैं कह रहा हूँ चलते चलते चींटी भी दब जाती है, वो दही खाते हो उसमें भी जीव होते हैं, तो कहीं ना कहीं पुण्य मिलेगा। अब मैं आता हूँ थोड़ी टेक्निकल बात पे। आपने जयराम रमेश जी को के ऊपर प्रश्न खड़ा किया। जयराम रमेश जी ने आप जैसे ही पत्रकार, देश की बड़ी संस्था के, डाउन टू अर्थ जिसका ग्लोबल लेवल पर नाम है, भारत की संस्था है, उसने लिखा। करेंट साइंस करके जो मैगजीन है, जो साइंस विज्ञान, वो सब जानते हैं जयराम रमेश जी को, पर्यावरण विभाग भी उनके पास रहा है। उनके बारे में ना बताकर जो आप वो कह रहे हैं वो सही है, मतलब आप उनकी बात से सहमत हैं। तो कल तक तो आपकी पूरी पार्टी कह रही थी अच्छा है, बुंदेलखंड का विकास हो जाएगा, हमने भी प्रयास किए थे, इन लोगों ने अटका रखा था। नहीं, 2-3 बातों को आप एक साथ मिक्स कर रहे हैं। मैं आपको आप अलग अलग जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं अलग अलग जवाब। हम
हमारे जो नेता थे उन्होंने डैम को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। हमारे ही कार्यकाल में 6000 से ज्यादा डैम भारत में बने। मध्य प्रदेश में जितने भी डैम है वो हमारे समय से ही है। हम लोग डैम को मानते हैं विकास का। अब रहा दूसरी बात, भाई आप डैम को विकास मानते हैं तो आपके समय में डूब क्षेत्र आया होगा ना, डूबे ही होंगे लोग। एग्जैक्ट वो जो ये कहते हैं ना कि बहुत डिले किए आप लोगों ने, जब आपके वहां के लोगों को प्रॉब्लम हो, जैसे अभी वहां कली वहां के लोगों का था कि जो कंपनसेशन मिलना चाहिए, भूमि अधिग्रहण होगी, भूमि जाएगी, उन लोगों का विस्थापन होगा, गांवों का विस्थापन होगा, उनके ऊपर काम होना चाहिए। जो क्यों नहीं होती? इंदिरा सागर डैम पर भी देखो कितना दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कितना प्रदर्शन हुआ, एक आंदोलन खड़ा रहा। तो देखो सब समय होता है, लेकिन आपके समय में उससे लाभ हो रहा था, और यदि ये जोड़ रहे हैं, नदी जोड़ रहे हैं, तो इससे नुकसान हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? दो बात नहीं होंगी ना केदार जी। आप बड़े तेज व्यक्ति हो, आप बुलेट ट्रेन की तरह 4-5 चीजें हम तो चाहते हैं कांग्रेस भी बुलेट ट्रेन की तरह चले, और बदल गया। ट्रैक्टर में और ट्रेन में अंतर है सर। मैं कह रहा हूं उसको समझिए आप। मैं कह रहा हूं कि जो डिले हमारे हुए हैं वो ये इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व किया। अभी हम ये कह रहे हैं कि जो पर्यावरण का इशू है, टाइगर का वहां का इशू है, उसको टेक्निकली बात करके, उसके विशेषज्ञों से बात करके, जो वहां की बायोडाइवर्सिटी पे जो प्रॉब्लम आ रही है या जो उनको शंका लग रही है, आप और मैं दोनों एक्सपर्ट नहीं है उसके पर्यावरण के, उसके एक्सपर्ट अलग हैं, वो उनसे सलाह लेके उसको मिनिमाइज करना चाहिए। ये सरकार का काम है। अब इसमें कांग्रेस भाजपा मत लाइए। दूसरी बात, वहां पर जो लोग हैं उनके विस्थापन, जैसे जमीन अधिग्रहण होगी, जिनकी जमीन जाएगी उन लोगों का पूरा मुआवजा। लेकिन केदार जी अभी किसी विशेषज्ञ ने सवाल नहीं उठाया, और आपको मालूम है कि वन क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन काम करती है, कैसे परमिशन मिलती है आपको भी बेहतर तरीके से पता है। एनजीटी का भी मामला मैंने पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी पढ़ी है, और डाउन टू अर्थ जो है वो छोटी मैगजीन नहीं है इस मामले में। उसका अपना एक क्रेडिबिलिटी है पूरे विश्व लेवल पे। अगर वो कुछ लिखता है तो ऐसे ही नहीं लिख देगा। हमारा शांत समाचार नहीं है इंदौर का, जो पान की दुकान पे से खबर उठाई और बोल दिया है, वो उनकी बातों को मानना पड़ेगा। देखिए हमारा कहना यह है कि मिनिमम लॉसेस के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ जाना चाहिए। अब ये आप पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं? आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, योजना सही है, आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन लॉस कम होना चाहिए, उसमें ये देखा जाना चाहिए। ऐसा कहिए ना। दो बात और इसमें जोड़ दूं। भाजपा विकास की बात कर रही थी, जब कंप्यूटर आया था ना तब इनको बड़ी तकलीफ थी। जब हम पहले डैम बनाते थे तो ये लोगों को कहते थे वो पानी से बिजली निकल जाएगी तो पानी का करंट खत्म हो जाएगा। ये वही लोग हैं। बैंकों को नेशनलाइज कर रहे थे तब इनको प्रॉब्लम थी। जब हम रोड बनाने की बातें कर रहे थे तो ये कह रहे थे गांव का विकास शहर की तरफ खींच ले जाएंगे। तो आज अगर ये भाजपा हमको ये कहे तो इनको अपने, तो वो कहते थे आप बनाते नहीं थे, और आप कह रहे हैं वो बनाते जा रहे हैं। भाई रोड पे वो कहते थे। हाँ। वो तो कल आपको सुनिए, आपने शायद आप तो मोदी जी के काफी खास में हो। हाँ, तो बिल्कुल भाषण सुना। अभी 2 मिनट पहले ही बात हुई है। कहाँ चले जाते हो आप केदार जी? चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास। सुन तो लो आप मेरी बात, मेरी लास्ट 1 मिनट का। कल मोदी जी ने क्या कहा? ये अंबेडकर जी की कॉन्सेप्ट था, ये अटल जी का कॉन्सेप्ट नहीं था। कहा ना ये? अभी तक ये लोग कह रहे थे कि नदी जोड़ो जो कॉन्सेप्ट है वो अटल जी का। कल मोदी जी ने भरे मन से स्पष्ट कर दिया। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि उनके विचार ऐसे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको विचारों का पालन नहीं किया, उनको उसका श्रेय भी नहीं दिया। ये भी कहा उन्होंने। तो यदि वो सच है तो ये भी सच है ना फिर। कल सीआर पाटिल को श्रेय दे दिया क्या? कल तुलसी सिलावट जी को श्रेय दे दिया क्या? ये भी तो जल संसाधन अब तुलसी सिलावट की, सीआर पाटिल की अम्बेडकर से तुलना नहीं हो सकती ना। नहीं, देखिए पोजीशन, अरे नहीं सर, आप गलत ट्रैक पे चले। हम बात कर रहे हैं अम्बेडकर जी की, आप आ गए तुलसी सिलावट पर। मैं देहाती आदमी हूँ, मैं गाँव का आदमी हूँ, देहाती आदमी हूँ, पर मैं ये सब चीजें समझता हूँ सर। पद की बात हो रही है, वो उस समय वो भी मंत्री थे, वो उनके मंत्रालय की ही बात हुई ना। अभी भी मंत्री हैं। अब मंत्री में व्यक्ति को और रहा व्यक्तित्व का सवाल, तो अंबेडकर जी के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी उनके संविधान के खिलाफ है। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो
अमित हाँ, शाह उस पर हम ने बहुत बहस कर चुके हैं, कल भी हो चुकी है। संविधान पर जाएंगे तो वो आपातकाल पर आ जाएंगे, बहुत लंबी दूसरी दिशा में चले जाएंगे। हम जयराम रमेश पर ही रहे आज। प्रभु जी, वो आपातकाल में हमारा समर्थन ठीक किया है था आरएसएस। प्रभु जी, क्यों सियासत हो रही है? कल तक तो कांग्रेस कह रही थी कि हमारा भी योगदान है, आज जयराम रमेश का ट्वीट आया तो एकदम पलटी मार ली। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब कह रहे हैं कि उसके नुकसान कम होना चाहिए। हमारा उस सेक्टर का जितना क्राइसिस का है, जितना प्रॉब्लम का, उसके ऊपर चलो चलिए, समझ गया, आपकी बात आ गई। ठीक है भैया, हम भी बोल रहे हैं। केदार जी, सर जय हो आपकी। तो केदार जी, आपके जयराम रमेश जी और आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है, गलत नहीं है, ठीक है। जयराम रमेश जी ने कहा कि पन्ना नेशनल पार्क का 10% हिस्सा बांध के डूब में आएगा। पूरा पन्ना नेशनल पार्क डूब में नहीं आ रहा है, सिर्फ 10% हिस्सा आ रहा है। अब ये प्रोजेक्ट जो है, भले श्रेय की बात हो, अभी आप अम्बेडकर जी तक पहुंच गए थे, प्रधानमंत्री ने भी कहा, ये प्रोजेक्ट जो है 1919 में कॉन्सेप्ट आया, अंग्रेज जनरल ने दिया था। 1962 में जो है 1960 में के.एल. राव जो है मंत्री थे नेहरू जी की गवर्नमेंट में, उस समय इसको लेकर काम शुरू हुआ। इंदिरा गांधी ने इसको लेकर एक आयोग बनाया है ना, बोर्ड बनाया, पर्सपेक्टिव प्लान बनाया, 30 देश भर में नदी जोड़ो परियोजनाओं के बारे में पूरे उसमें जो वो बनी, उसी पे ये आगे बढ़ा है। अब जयराम रमेश जी सही हैं या नेहरू जी सही थे या इंदिरा जी सही हैं, इस पर मुझे लगता है कि आपकी सफाई बनती है, आप दे देना केदार जी इस पर सफाई। लेकिन जहाँ तक वन और पर्यावरण की बात है, कोई भी विकास होता है, ब्रजेश जी ने भी बताया, इतना बड़ा इंदिरा सागर डैम बना, स्वाभाविक तौर पर सबमर्ज होता ही है। जो गांव 10 गांव आ रहे हैं उनको विस्थापित भी किया जाएगा निश्चित तौर पर। अभी बांध तो आज बंद नहीं किया कि वो डूब गए हों घर। हरसूद जैसा विस्थापन देखा है हमने तो यही मध्य प्रदेश में, पूरा गांव वाले विरोध में थे, पूरे बस्ती वाले विरोध में थे, लेकिन विस्थापन हुआ है, अब दूसरी जगह बस गए। हमने टिहरी का विस्थापन देखा है, टिहरी का विस्थापन भी बहुत बड़ी बात थी। अब रही बात जानवरों की, तो 10% हिस्सा ही डूब में आ रहा है। शेर को, जानवर को निकलने के लिए दूसरा रास्ता मिल जाएगा, वो अपने आप से, जो वहाँ के बायोडाइवर्सिटी है, जो इकोलॉजी है, उसके साथ वो अपने आप को ढाल लेते हैं। बहुत बड़ा उदाहरण ब्रजेश जी यहाँ पे मध्य प्रदेश भोपाल का है। रातापानी टाइगर रिजर्व बना है अभी, और रातापानी के शेर भोपाल में आते हैं। हम पूरी दुनिया उनको अर्बन टाइगर के नाम से जानती है। आपने देखा होगा, टाइगर आमतौर पर शहरों में नहीं रहता, बस्तियों में नहीं रहता, लेकिन वो भोपाल किसी भी इंसान को क्षति पहुंचाए बिना वो शहरी इलाकों में भी घूमता हुआ पाया जा रहा है। तो ये, और इसको आसान भाषा में कहें तो, आप जो गांव से आए केदार जी, आपको याद होगा जब आप पहले फटफटी में निकला करते होगे तो गाय जो है उसकी आवाज़ सुन के सड़क छोड़ के खेतों में भाग जाती थी। आज कल का पैदा हुआ बछड़ा भी सड़क पे से अपनी जगह से हिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनने समय के साथ अपने आप को ढाल लिया है। अब तो सड़क पर आकर बैठते हैं, बिल्कुल वो सड़क पे ही बैठते हैं। तो ये जो है वन्य प्राणी जो है, जो भी हैं, जीव जंतु हैं, वो समय परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। और जो पन्ना टाइगर रिजर्व का जो एरिया सबमर्ज हो रहा है, उसकी भरपाई का भी प्रावधान किया गया है, और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। इसको 20 साल तो यही हो गए। अटल जी के समय जो शुरू होने के बाद से यूपीए की गवर्नमेंट आई और पूरी लड़ाई झगड़ा हुआ। इसको वन विभाग की अनुमति मिल चुकी है, पर्यावरण विभाग की अनुमति विशेषज्ञों ने दी। अब जिस मैगजीन का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने भी वाइल्ड लाइफ की रिपोर्टिंग की, फॉरेस्ट की, मैं जब उसको लिखूंगा तो मैं अपना पक्ष लिखूंगा, दूसरा पक्ष नहीं लिखूंगा। इससे कितना बड़ा फायदा हो रहा है। अभी आपके प्रवक्ता जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश को फायदा होगा, मध्य प्रदेश के 10 जिलों को फायदा होने वाला है, रायसेन विदिशा तक इसका फायदा होने वाला है। 8,11,000 हेक्टेयर से ज़्यादा मध्य प्रदेश की ज़मीनों पर सिंचाई होने वाली है। 20-22 हज़ार गाँवों में पीने का पानी मिलने वाला है। तो बहुत सारे, और जो सूखे की मार झेलता रहा बुंदेलखंड, इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। थोड़ा नुकसान है, उसको नहीं नकारा जा सकता। जो जयराम रमेश जी कह रहे हैं, मैंने पहले ही कहा, वो गलत नहीं कह रहे हैं। 10% ही सबमर्ज हो रहा है, उसकी भरपाई हो सकती है। टाइगर रिलोकेशन हमने वहाँ किया ही ना, पन्ना में 0 हो गए थे टाइगर। उसी कांग्रेस सरकार के दौरान 0 हो गए थे टाइगर। वो बोले कि कोई डाकैत मार के खा गए, कभी बोला कुत्ता मार के खा गए टाइगर को। टाइगर स्टेट कर तमगा भी छिन गया। अब वहाँ पे 90 टाइगर हो गए हैं। तो ये इकोलॉजी के हिसाब से सारी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं। लेकिन ये बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रदेश को बड़ा फायदा होने वाला है। पूरा बुंदेलखंड का सूखे का संकट खत्म होने वाला है। औद्योगिक निवेश वहाँ पर आ सकता है। बहुत सारी सुविधाएं इसमें हैं। अब आप कहें कोई सा भी बांध बने तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही है, उसकी भरपाई हो सकती है। और 10% नुकसान हो रहा है केदार जी। लेकिन मेरे उस सवाल का जवाब मैं केदार जी से, नेहरू जी सही थे, इंदिरा जी सही थी, या फिर जयराम रमेश सही हैं? देखिए, पूरे सही थे। विकास की सोच थी, इसलिए तो हम लोग डैम पे लेके आए। हम डैम के जो प्रॉफिट है उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे। ये तो आप अपना तरफ से खड़ा कर रहे हो
वो उससे कोई अंतर नहीं पड़ना है। मतलब डैम सही बन रहा है ना, आप इस बात पे विशेषज्ञ उसमें सहमत हैं, पर्यावरण की मंजूरी मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है, कांग्रेस की चाहिए बस बड़ा दिल दिखाओ ना, तारीफ कर दो। ब्रजेश जी, हम लोग तो डे फर्स्ट की, अगर हमारे को अगर इसमें प्रॉफिट नहीं दिखता तो इतने 6000 डैम बनाते ही नहीं। ये डैम का विरोध हम नहीं कर रहे, इरिगेशन को लेके हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां के लोग पानी का पीने का है उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं। हरित क्रांति आई थी जिसका 3 मेन कंपोनेंट था। अभी तो आपके प्रवक्ता कह रहे थे, कहे तो डबल से सुना दें कि मध्य प्रदेश को कोई फायदा नहीं है, उत्तर प्रदेश को फायदा देने के लिए डैम बना रहे हैं। तो जयराम जी ने जो बोला केदार जी कि पन्ना डूब में आ रहा है, तो 6000 बांध आपने बनाए, अगर डूब में नहीं आया था, एक भी पेड़ वहां पर, एक भी जमीन नहीं आई थी, देखिए बिना डूब के बना दिया आपने। मैं वही कह रहा हूं सर, उसको समझिए। तो मतलब जयराम रमेश को समझाओ ना कि गलत बोल रहे हैं। जहां भी हुआ हमने मिनिमम लॉस की तरफ गए, अगर हमने कहा है तो सरकार की तरफ से वहां उनको जवाब देना चाहिए कि भाई हम जो है इसका मिनिमम लॉस के साथ में इन लोगों का। तो वही तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दिया सरकार ने, तो एनजीटी को दे दिया, अब जयराम रमेश संतुष्ट नहीं हो रहा तो क्या करें, विशेषज्ञ संतुष्ट हो गए। कल का मैं वहां का वीडियो देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहा था, अमित भटनागर करके हैं, उनका वीडियो था। वो कह रहे थे 24 गांव में जो भूमि अधिग्रहण हो रही है, जिनका जो पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा नहीं मिल रहा, बीच में बिचौलिए और ये खा रहे हैं। ये हमारा राजधर्म है। अब किसी भी सोशल मीडिया पे चलने वाली क्लिप पर आप बात करोगे तो बहुत सारी क्लिप चल रही हैं, फिर आप कहोगे कि उस पर बात नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे मत जाइए ना, ऑथेंटिक बात करिए। बहुत स्पष्ट है, हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है जहां भी कमी दिखेगी उस पर मुखर होंगे, वो लोगों के अधिकार के लिए हम खड़े होंगे। उसमें ये नहीं है कि कौन मीडिया क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, वो नहीं है हमारे लिए। हमारे फिर चाहे गलत हो चाहे सही हो, हम विपक्ष में है तो उसके मुखर हो जाएंगे, उसकी बात को तथ्य मान लेंगे। क्यों नहीं, जो सोशल मीडिया पर, अरे आप जाओ ना, आप जाके कुछ छानबीन करो, विपक्ष में हो तो किसी सोशल मीडिया की क्लिप के बाद आधार पर क्यों बोल रहा है? कोई ऑथेंटिक व्यक्ति है, लंबा कोई विशेषज्ञ है, लंबा प्रोजेक्ट चलेगा, फीता हम ही काटेंगे। लो फीता भी काटना है आपको, और वो कह भी रहे हैं उससे नुकसान होगा। बस जयराम रमेश को मत बुलाइएगा वहां पे फीता काटने में, फीता हम ही काटेंगे। और जो मिनिमम लॉस है उसकी तरफ हम बात कर रहे हैं, उसकी तरफ सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है, वो करना चाहिए। वो पर्यावरण को लेके वहां के लोगों को, और देखो जल विवाद के कई राज्यों में है इशू। अभी मैं राजस्थान गया तो व्यास जी वो कह रहे हैं कि कम से कम नुकसान होना चाहिए, उनकी मंशा ये है। विपक्ष में है, कमियां रहेंगी तो जाकर करें। नहीं, समस्या यही है ना ब्रजेश की, प्रवक्ताओं के जो वक्तव्य होते हैं वो अलग होते हैं और शीर्ष नेतृत्व के वक्तव्य अलग होते हैं। आप बताइए ना, जो खर्ची पर्ची की बात हुई थी हरियाणा में, खर्ची पर्ची का जवाब सरकार वहां की जनता ने दिया है। और दूसरा, खर्ची पर्ची के जो एक प्रियंका जी को गलत खर्ची पर्ची दे दी थी राहुल जी द्वारा, और वो गलत पढ़ने लग गए थे, और उसके बाद में समझ में आया कि तो दूसरी पर्ची थी। तो पर्ची कहाँ से मिलती है और कौन पढ़ता है, तो पूरा देश देख रहा है। दूसरी तरफ अगर विकास की बात करेंगे तो सभी पहलुओं पर बात हुई है, और प्रेडिक्शन जहां रुकता है वहीं से हम बेहतर परफॉर्मेंस करना प्रारंभ करते हैं। इसके मैं 4-5 एग्जांपल दे देता हूं जो पूर्व में भी दे चुका हूं। उत्तर प्रदेश में 80 के दशक में सरयू नहर परियोजना का शिलान्यास हुआ, 4 दशकों तक अधूरी रही, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। लेकिन अब वो इशारा कर रहे हैं कि फीता वही काटेंगे, वो आएंगे फीता वही काटेंगे। देखिए, स्वप्न है, सत्य नहीं हो सकता, और कांग्रेस के हाथ में फीता तो छोड़ो, विकास भी नहीं हो सकता। ये तो पूरी मध्य प्रदेश हो। चलिए, क्योंकि समय की भी बाध्यता है व्यास जी, इसलिए माफी चाहता हूं, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुंदेलखंड का विकास होने जा रहा है इस परियोजना पर, लेकिन पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? कल तक कांग्रेस कह रही थी, श्रेय दे रही थी अपने नेताओं को, आज भी श्रेय देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि इससे पन्ना टाइगर रिजर्व खतरे में आ जाएगा। निश्चित तौर पर यदि कहीं विकास होता है तो थोड़ा नुकसान तो होता है। पहले भी यदि बांध बने हैं तो विस्थापित हुए हैं, नुकसान भी हुआ है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो औसत रूप पर देखा जाना चाहिए कि फ़ायदा ज़्यादा लोगों को हो रहा है, फ़ायदा ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर थोड़े बहुत नुकसान की भरपाई दूसरे माध्यमों से सरकारें करती रही हैं। लेकिन सियासत है, सियासत हर चीज़ पर हो रही है, तो फिर बांध पर भी होगी, परियोजना पर भी होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जनता है, सब समझदार है, जानती है कि इसको कौन और किस वजह से सियासत कर रहा है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।